शिक्षक आज बहुत परेशान थे। कारण भी कुछ ऐसा था। प्रार्थना जैसे ही खत्म होने की ओर थी, तभी शिक्षक बच्चों से कहते हैं, ऐसा कौन-कौन बच्चे हैं जो आज नहा कर नहीं आए हैं? तभी उसमें बड़ी संख्या में लोग बच्चे जो है हाथ खड़े हो जाते हैं। सब के सब बच्चे कहते हैं, सर हम तो नहा कर आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि नहा कर नहीं आए थे। शिक्षक को उन पर गुस्सा आता है। वह कहते हैं कि यदि तुम कल से नहा कर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। कल बहुत ज्यादा मैं तुम लोगों को पीटूंगा और मैं तुम लोगों का क्लास लगाऊंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। शिक्षक ने जब यह आदेश दिया तो उसके बाद बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद शिक्षक फिर परेशान हो जाता है। आखिरकार अगले दिन दुर्गंध का जो लेवल था वह बढ़ जाता है। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आज नहाकर नहीं आए हैं? नहाकर नहीं आए हैं। तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं, सर आज हम नहाकर नहीं आए हैं। शिक्षक थे वो गुस्सा उनको आता है और सबको दो दो जो है छड़ी मारते हैं। यदि कल विद्यालय आना है तो नहा के आना है, नहीं तो विद्यालय तुम लोगों को नहीं आना है, स्कूल से बाहर कर दिए जाओगे। तीसरा दिन भी आता है। तीसरे दिन भी ठीक वैसे ही स्थिति थी। दुर्गंध लगातार आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गंध इन बच्चों में से आ रहे हैं। प्राइमरी पाठशाला का जो मामला था, शिक्षक को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को पीट दिया जाता है और कहा जाता है कि विद्यालय में आओगे तो नहा के आना है। चौथा दिन आता है। चौथे दिन तो कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही थी और जब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछे कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि नहा के नहीं आए हैं, सभी बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं, सर मैं तो आज नहा के आए हैं, कपड़े भी धुलवा कर आए हैं। मम्मी पापा से कह के रोज डांट पड़ती है, आप कपड़े साफ सुथरा क्यों नहीं पहनाते हो? चौथा दिन था। शिक्षक परेशान हो जाता है। तभी एक बच्चे को गांव से प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी के लिए जो है मिलने के लिए बुलाया जाता है विद्यालय में। प्रधान जी शिक्षक की बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, कैसे परेशानी हो रही है आपको? तभी कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं, लगातार दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा है बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन माजरा कुछ और ही है, आप जरा पता तो करिए। तभी गांव के एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को लेकर आते हैं, उसे दिखाया जाता है कि किधर से बदबू आ रही है, किधर से दुर्गंध आ रही है। तभी वह ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ था। एक शौचालय के पास एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक पत्थर सा रखा हुआ था। सभी को यह शक था कि शायद इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। सभी सफाई कर्मचारी को उस सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वह जाकर देखा तो उसके अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से ज्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। वही स्टूडेंट की थी, छात्रा की थी। और जैसे यह पता पूरे गांव में चलता है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है और तब कहीं जाकर पता चलता है कि इस बदबू आने का कारण क्या है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है मैं सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना अपने आप में वाकई बहुत चिंता का विषय करने वाला है, परेशान करने वाला है। यह एक बच्चा अभी जिसकी उम्र 15 से 16 साल की थी, बच्चे का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज तहसील। बात कर रही हूँ 14 जुलाई 1999 की रात लगभग 9 बजे होंगे। इस घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा है 15 साल का जिसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसी कौन सी जगह थी जहां इस बच्चे का तलाश नहीं किया गया था? आसपास के घर हो या फिर उसके दोस्त हो या उसके विद्यालय या शिक्षक हो या फिर जहां जहां उसका आना जाना था वहां वहां सभी लोगों ने बड़ी जो है सजगता के साथ पूछताछ किया था। तुमने पिंटू को देखा है? रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती है। तभी गांव के आसपास के लोग परेशान होकर सभी इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लालगंज के थाने में जाकर और वहां पे शोर मचाने लगते हैं। साहब हमारा बेटा स्कूल गया था, मैंने विद्यालय में जाकर पता किया, वह विद्यालय पढ़ने के लिए गया था लेकिन विद्यालय में बच्चा नहीं मिला। तभी उसे पूछा जाता है कि वह कहाँ पढ़ता है, तो लालगंज में ही एक जो है लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें वह कक्षा 10 का छात्र रहा था। अब उस विद्यालय के भी जाकर प्रिंसिपल से पूछताछ किया जाता है। हमने अंतिम घंटी तक देखा था, यह विद्यालय में जैसे ही रोज की तरह हुआ था, आज भी रोज की तरह आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी यहाँ से गया था, लेकिन वह
यहाँ से घर नहीं पहुंचा था तो कहाँ गया था। सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब भी ऐसे जो कहते थे कि आप परेशान मत होइए, आप उसकी तलाश करिए, और सुबह सुबह 10 बजे इसको जो है देखा गया था। 10 बजे तक वह लौट कर नहीं आता है तो समझ लेना कि हम उस पे मुकदमा दर्ज करेंगे और इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया। जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, पूरी रात निकल जाती है। उसके पिताजी वीरेंद्र और उसके अपने पड़ोसी, अपने घर में जो किराएदार होता है धर्मेंद्र, उसके साथ मिलकर पूरी रात ऐसे ऐसे ही अपने बेटे की तलाश करते रहते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिल पाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। यह बड़ी संख्या में 10 से 15 20 लोग थे। फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते थाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि साहब हमें पूरी रात पिंटू की तलाश की, लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग की तरह जो है जाग रहे थे, आखिरकार इनका बेटा कहाँ गया है, क्योंकि इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया गया। इसके अलावा एक अभियान चलाया गया जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग उस बच्चे को तलाशने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। 14 जुलाई हो गया था, कुछ हुआ था। 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ। 16, 17, 18 इस तरह से एक एक दिन करके गुजरने लगा। जब 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर पुलिस वालों की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब यह बात केवल इस घर तक सीमित नहीं थी, आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि लालगंज के जितने भी दुकानें हैं उसको बंद कर दिया गया था। लोग सड़क पर उतर आए थे, हंगामा शुरू हो गया था। और जैसे ही हंगामा की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी थे रायबरेली के, वह भी मौके पर आ जाते हैं और बच्चे को ढूंढने लगते हैं। 7 दिन हो गए थे लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। अब उबाल बढ़ने लगा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम एसपी वगैरह सब मौके पर पहुंच जाते हैं और जो है उसको ये 3 दिन का मोहलत लेते हैं कि मुझे दीजिए, मैं ढूंढ के निकाल दूंगा, बच्चे की तलाश करके आपको दे दूंगा। और जब बात 3 दिन की मदद की थी तो सबके सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म कर जाते हैं। जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म होता है अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार दबाव प्रेशर पड़ने लगता है कि 3 दिन की बात है, जाते जाते 3 दिन पुलिस को ये जो है पिंटू की तलाश करनी थी। इस लड़के के पापा होते हैं पिंटू के पापा वीरेंद्र, पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। दरअसल वह बात कुछ और नहीं था, बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में पर्ची जाकर गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। अपनी बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख की व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें जो पता हम लोग बताएंगे उस पते पर तुम्हें आना है। उस परिचय के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा था, लोगों में उबाल आ रहा था। दूसरे फेज में बाप ने इस बात को छुपा कर रखा था, क्योंकि जब एसडीटी जो है वहां पे आते हैं तो वहां के सामने व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। जिस तरह से पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको खत्म करिए। पुलिस वालों को तुमने यह बात बताने की कोशिश की तो हमारे द्वारा तुम्हारे बेटे की अपहरण कर लिया गया है, तो तुम अपने बेटे से की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब बात करें तो क्या करे, बाप क्या करे। गांव के आसपास के शहर के लोगों को सिंपैथी उसके प्रति बढ़ रही थी और बच्चे के लिए लगातार जो है जाम लगे रहे थे। पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। गांव पहाड़ीपुर मांजरी भाई, वहां पर एक विद्यालय में से लगातार बदबू आ रही थी। पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय के पास से आ रही थी। उसके कपड़े के, उसकी यूनिफॉर्म के आधार पर पता चलता है कि यह लड़का पिंटू है, जो कि पिंटू यही लालगंज में रहने वाला है। लालगंज पड़ताल करना शुरू करते हैं तो लालगंज की पुलिस कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता है, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है जिसके आधार पर हत्यारा कौन था उसकी किताबों की पता चले। तब उसकी किताबों की तलाश करते करते एक किताब ऐसी मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती है, कुछ ऐसे अश्लील बातें लिखी होती है उस किताब को एक सामान्य बच्चा ऐसे किताब कभी पढ़ नहीं सकता है। और शाम को पढ़ते पिंटू को ये जो है पढ़ रहा था पिंटू। आसपास के लोग कहते हैं कि दुकानदार है, उसकी दुकान का नाम शंभू डिपो है। पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसके पास आधार पर हत्यारे तक पहुंच सके, लेकिन जब शाम के पास
श्याम के पास पहुंचा जाता है तो किताब मेरी श्याम से पूछा जाता है कि तुम बता सकते हो कि किताब के बारे में। पिंटू जो है 14 से 15 साल का लड़का था। किताब लेने के लिए 15 दिन पहले आया था और किताब लेकर गया था। इसकी खास बात क्या है वह मैंने सोचा, जब वह वापस आएगा तब मैं उसे किताब के साथ उसे लेटर को दे दूंगा कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसीलिए अभी तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाना और यह किताब अभी लेकर मत आना, इसीलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू, अपना ख्याल रखना, जो है रखना। अब यह तो क्लियर हो जाता है कि अभी अंकल किसको कह रहा था। अब यह आसपास के घरों में यह सब जितने भी लोग हैं उसको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी बातचीत से पता चलता है कि अंकल या किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसको अंकल कहता है, जो किराएदार है। और उस किराएदार जिनकी धर्म धर्म पत्नी है, जो पुलिस उसको बुलाता है, बातचीत करता है, जो धर्मेंद्र होता है उससे बातचीत करता है, उसकी पत्नी भी ऐसे ही लेटर पढ़ा करती थी। उसे डांट फटकार कर पूछा जाता है कि तुम्हें यह लेटर तुमने क्यों लिखा था, क्या बात है। मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, उसकी पत्नी बताती है, जिसमें कुछ ऐसे गंदी गंदी बातें लिखी होती है, लेकिन मैं नोवेल लेने के लिए जागृत थी, इसीलिए मुझे कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन मुझे पिंटू मिला और मैंने उससे यह किताबें मंगवाया और मंगवाने के बाद मैं इस किताब को पढ़ रही थी। वह पिंटू मेरे पास ही बैठा हुआ था। 15-16 साल के आसपास का लड़का था। महिला 30-32 साल की आसपास की थी और वह किताब पढ़ते पढ़ते कब उत्तेजित हो जाती है और उसने उस बच्चे के साथ जबरदस्ती कर बैठी। और पहले दिन तो उस बच्चे को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, बुरा लगा, लेकिन यह उसकी अब आदत में शुमार हो गया था, किराएदार हो चुका था। वह स्कूल के बाद में या फिर जब भी मौका मिलता था रात में उस बच्चे को अपने पास बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया करती थी। लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पति को वह किताब मिल जाती है। किताब मिलने के बाद थोड़ा शक होता है और पूछता है कि उसका पति की किताब आखिरकार किसकी है, क्या है। इस औरत ने तमाम तरह के बहाने बनाने शुरू किए। जब वहां से कोई सफलता उसके पति को नहीं मिलती है तो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वह लखनऊ के लिए निकला, घंटे 2 घंटे के बाद उसने अपने उस मकान मालिक के बेटे पिंटू को अपने घर बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी यहाँ पर उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है और धर्मेंद्र जब अपनी आंखों से झरोखों से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी उस बेटे के साथ गलत अवस्था में थी। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी वह अंदर गुस्से में आता है और लड़का तो अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वह जो है बहुत ज्यादा मारपीट करने लगता है। उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि यह सब कब से चल रहा था। कई महीने से ऐसे ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे थे। तभी से गुस्सा आता है धर्मेंद्र को और यहीं से वह उसको ठिकाना लगाना चाहता था, योजना बनाता है। तभी धर्मेंद्र उसकी स्कूल के पास पहुंच जाता है, कहता है, बेटा पिंटू, तुम घर जा रहे हो ना, मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा पहाड़ीपुर में। और पहाड़ीपुर में एक नरेश श्रीवास्तव है, उसके घर लेकर जाकर कहता है, इन चारों लोगों ने, धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज, नरेश श्रीवास्तव, यह बैठकर वहां पर शराब पीते हैं। उस लड़के को पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के ने शराब पीने से मना कर दिया। तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे मेरी बीवी के साथ संबंध बनाते हो। लड़का जैसे जैसे बता रहा था वैसे वैसे, शुरुआत से बता रहा था वैसे वैसे, जो जैसे संबंध बना रहा था वैसे बता रहा था। धर्मेंद्र का गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था वह उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे अंधेरा होता है प्राइमरी पाठशाला, इसमें तीनों चारों जाते हैं। वहां की सेफ्टी टैंक का जो ऊपर का ढक्कन होता है वो भारी होता है, उसको हटाकर डाल देते हैं तो पता चलता है कि लाश उसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया तो चारों दोस्त होते हैं, जो साथ में महिला होती है। महिला का तो इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से जो गड़बड़ी की थी उस महिला ने ही की थी। उस महिला ने उस बच्ची का गलत फायदा उठाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। और पुलिस ने उनको, उस महिला को छोड़ते हुए उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजवा दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने बच्चे कहाँ किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अपने बच्चों के जो बैग होते हैं उनको भी चेक किया करें। और आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, सब बच्चे के पास मोबाइल होता है,
मोबाइल को भी बीच-बीच में चेक करते रहें और देखते रहें कि बच्चा किसके संपर्क में है, किसके में नहीं है। ऐसा ना हो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए और उसकी ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाए। सुरक्षित रहें।